नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। अब मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए पूरे देश में होगी एक ही परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने NEET को दी मंजूरी। 1 मई को पहली परीक्षा होगी। विजय माल्या को भारत लाने के लिए हरकत में आई सरकार। डिपुटेशन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त को लिखी चिट्ठी, लेकिन अभी बाकी है कई पेज। किंगफिशर जैसी दिवालिया कंपनी की संपत्ति पर कर्मचारियों का होगा पहला हक। बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी बिल पर संसदीय कमेटी की सिफारिश। इसी सत्र में पास हो सकता है बिल। खराब ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स 461 पॉइंट टूटा। निफ्टी 12 अप्रैल के बाद सबसे नीचे बंद। टाटा स्टील को ब्रिटेन में अपना कारोबार बेचने में आ रही है मुश्किलें। सरकार से नहीं मिल रही है मदद। और स्पेस में अपने नाविक की धाक। 7वें और आखिरी सैटेलाइट नाविक के लॉन्च होने से स्वदेशी GPS का सपना हुआ सच। सबसे पहले बात एक देश एक एंट्रेंस की। जी हां, जो छात्र मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल से पूरे देश में एक ही कॉमन मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट लेने का आदेश दिया है। सामने संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक रिट याचिका दाखिल की और कहा कि डायरेक्शन किया जाए CBSE, MCI और यूनियन ऑफ इंडिया को कि इस साल नीट एग्जामिनेशन होल्ड किया जाए, जिसके आधार पर ही मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन लिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने CBSE, MCI और यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा कि वो इस साल नीट एग्जामिनेशन करेगी। उसके लिए उन्होंने कहा कि एक शेड्यूल सामने पेश किया गया। उसके हिसाब से, उस शेड्यूल के हिसाब से जो नीट एग्जामिनेशन है वो 2 फेजेज में होगी। चलिए इस खबर के लिए और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, ये बताएं कि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में। ये छात्रों के लिए इसका मतलब ये है कि अब उन्हें पूरे देश में सिर्फ एक ही परीक्षा देनी पड़ेगी। अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी, अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे और जो हजारों रुपए वे खर्च करते हैं अलग अलग फॉर्म पे, वो नहीं देना पड़ेगा। पूरे देश में सिर्फ एक परीक्षा होगी मेडिकल एंट्रेंस के लिए और उसे NEET यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा जाएगा। और जो अलग अलग राज्य जो अपने अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट लेते थे उन्हें भी पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया है। पहला जो एग्जाम होगा इसका चरण वो 1 मई को होगा। इस एग्जाम को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और CBSE दोनों मिलकर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि अब किसी और राज्य को कोई अधिकार नहीं होगा कि वो अपने राज्य के लिए अलग टेस्ट लगे। हालांकि राज्य इसका विरोध करते आ रहे थे, अलग अलग मेडिकल कॉलेज भी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उन तमाम विरोधों को दरकिनार कर दिया और साफ कहा है कि वो जो छात्रों के हित में है वो ये है कि उन्हें ज्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े और उन्हें क्लैरिटी हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। दूसरा चरण जो होगा वो 24 जुलाई को होगा। जिन छात्रों ने AIPMT का इंटरेस्ट दिया हुआ है उन्हें पहले चरण के लिए पहले से ही उन्हें कंसीडर किया जाएगा, लेकिन जो AIPMT का फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो छात्र दूसरे चरण के लिए भर सकते हैं। इन दोनों परीक्षाओं को NEET 1 और NEET 2 के नाम पे लाया जाएगा और इनका जो परिणाम है वो 1-7-17 अगस्त को घोषित किया जाएगा और उसके बाद पूरी प्रक्रिया जो है वो सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। तो क्लियरली काफी पहलुओं पर यहाँ पे राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है मेडिकल स्टूडेंट्स को। शुक्रिया रोहन इन तमाम डिटेल्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विजय माल्या की, जहां विजय माल्या पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब विजय माल्या का बचना मुश्किल है और केंद्र सरकार ने माल्या को वापस देश लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। आज विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन को चिट्ठी लिखकर माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की है। हालांकि वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े के मुताबिक माल्या का प्रत्यर्पण इतना आसान नहीं होगा। अगर माल्या साबित कर देते हैं कि वो किसी दूसरे देश के नागरिक है तो उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जटिल हो जाएगी। और इस बीच खबर है कि बैंक अपना कर्ज का कुछ हिस्सा वसूलने के लिए किंगफिशर एयरलाइन के लोगो और टैगलाइन फ्लाई द गुड टाइम्स की नीलामी 30 अप्रैल को करेंगे और नीलामी में बेस प्राइस को 366 करोड़ रुपए रखा गया है। आपको बता दें कि बैंकों ने एयरलाइंस के हेडक्वार्टर किंगफिशर हाउस को भी बेचने की कोशिश की थी, लेकिन कोई खरीदार ही सामने नहीं आया। The ministry has written to the High Commission of the United Kingdom in Delhi requesting the deportation of Shri Vijay Mallya so that his presence can be secured for investigations against him under the Prevention of Money Laundering Act 2002. Our High Commission in the UK will also be issuing a similar note verbal
to the UK Foreign and Commonwealth Office. तो आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं कि अब माल्या के लिए क्या रास्ते बचे हैं? क्या देश यहां पर नियर फ्यूचर में या आने वाले वक्त में माल्या की वापसी देख सकता है? सरकार कम से कम ये दिखाना जरूर चाहती है कि वो विजय माल्या को भारत वापस लाने में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती। यही वजह है कि सरकार ने अब ब्रिटिश हाई कमीशन को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि विजय माल्या को जल्द से जल्द वापस भारत भेजा जाए। इस दबाव बनाने में कोई और कमी ना रह जाए, इस वजह से जो ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं उनको भी कहा गया है कि वहां के जो विदेश मंत्रालय है, यूके का जो विदेश मंत्रालय है, वहां पर इसी तरह की चिट्ठी दें, आवेदन दें, ताकि विजय माल्या को जल्द से जल्द भारत वापस भेजा जाए। 2 मार्च को विजय माल्या भारत छोड़ के गए थे और ऐसा समझा जा रहा है कि उसके बाद से वो लगातार यूके में रह रहे हैं। ये जो कोशिश की गई है, ये जो चिट्ठी लिखी गई ब्रिटिश हाई कमीशन को, वो दरअसल विजय माल्या के पासपोर्ट को रद्द करने के बाद लिखी गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से वारंट इशू किया जा चुका गिरफ्तारी का, उसके बाद ये चिट्ठी लिखी गई है ताकि यहाँ पे जांच ज्यादा पुख्ता तरीके से की जा सके। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी शिकंजा काफी कसता हुआ दिख रहा है, यानी विजय माल्या को भारत वापस लाने की संभावना अब थोड़ी सी ज्यादा नजदीक दिख रही है। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि विजय माल्या वाकई इन कोशिशों की वजह से भारत जल्दी से जल्दी आ सकेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। वही किंगफिशर जैसी दिवालिया हो चुकी कंपनी की संपत्ति पर पहला हक उसके कर्मचारियों का होगा। बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी बिल पर संसदीय कमेटी ने कुछ ऐसी ही सिफारिशें की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक संपत्ति बेचने कर वाली रकम से सबसे पहले कर्मचारियों को ही बकाया सैलरी का भुगतान किया जाएगा। साथ ही दिवालिया हो चुकी कंपनी की विदेशी संपत्ति भी बेचने की छूट होगी और ये शर्त भारत में कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों पर भी लागू होगी। सरकार की कोशिश है कि इसी सत्र में बैंक्रप्सी बिल पारित कराया जाए, क्योंकि इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से अहम माना जा रहा है और इस कानून के बाद कंपनियों के लिए भी अपना कारोबार समेटना आसान होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर बाजार की, जो एक्सपायरी के दिन बुरी तरह से टूट गया और इसकी वजह बने खराब ग्लोबल संकेत। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 461 पॉइंट टूटकर 25,603 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 133 पॉइंट गिरकर 7,850 के नीचे पहुंच गया। बाजार पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बताएं कि बाजार में जो हमने दबाव देखा आज, वो असल में आया कहां से? देखिए, वायदा कारोबार के एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में कमजोरी के पीछे सबसे बड़ी वजह रही ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी और आज दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी का रुझान था। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि सुबह जापान में जब बैंक ऑफ जापान की बैठक के बाद वहां से संकेत आते दिखे, वो बाजार को नापसंद आए। हालांकि वहां से कोई ऐसे संकेत नहीं थे जिसकी वजह से आप ये माने कि बहुत कुछ खराब हो गया है। लेकिन कल देर रात अमेरिका में फेड की बैठक के बाद बाजार थोड़े से मजबूती के मूड में बने थे। वो बैंक ऑफ जापान ने सब किए कराए पर पानी फेर दिया। लेकिन उसके अलावा क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन था और बाजार में अच्छी खासी तेजी की पोजीशंस बनी थी, पुट कॉल रेशियो, और साथ ही जो पोजीशन कॉल्स में वो 8,000 के लेवल पर सबसे ज्यादा थी, तो वहीं से पोजीशन कम होने का दबाव भी बना। एक्सेल टेक के कमजोर नतीजों ने भी थोड़ा बाजार पर दबाव बनाया। यही वजह थी कि सेंसेक्स और निफ्टी दिन के निचले स्तरों के आसपास जाकर बंद हुए। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कमजोरी थोड़ी कम थी, लेकिन ये भी अच्छे खासे फिसले। और बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में मजबूत रहने के बाद सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी पर भी नुकसान आता हुआ दिखा, लगभग 1% का। तो चौतरफा बिकवाली का माहौल आज रहा। अनिल जी, ये बताइए अब कि इस तरह के बाजार में हमने एक्शन कहां देखा? कौन से सेक्टर्स और कौन से शेयर्स आज एक्शन में रहे? देखिए, तब लगभग सारे सेक्टर्स लाल निशान में ही बंद हुए। ऑयल एंड गैस शेयर सबसे ज्यादा वीक थे, जिसमें निफ्टी में अच्छा खासा वजन रखने वाले ओएनजीसी, गेल, रिलायंस, केन जैसे शेयर 2 से 3% तक टूटते नजर आए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में भी कमजोरी थी। बीपी, एचपी, आईओसी नीचे बंद होते दिखे। वहीं एफएमसीजी स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट थी। जुबिलेंट फूडवर्क्स, जहां पर आज प्रमोटर्स ने 3.25% हिस्सेदारी बेची, इस खबर के बाद स्टॉक 11% टूट गया। डाबर के नतीजे अच्छे थे आज दिन के दौरान, लेकिन फिर भी स्टॉक कमजोर हुआ। आईटीसी भी नीचे था। अब आइए मेटल शेयरों पर, यहां पर चमक फीकी पड़ती दिखी। वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील गिरकर बंद हुए। वहीं ऑटो शेयरों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। जापान की कमजोरी का असर पड़ा मारुति पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज भी आज नीचे जाकर बंद होते दिखे। बैंक्स कमजोर थे। पीएनबी और एसबीआई जैसे दिग्गज बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कल नतीजे पेश करेगा, उससे पहले आज नुकसान। आईटी शेयरों में एक्सेल टेक ने बाजार खुलने के ठीक पहले आज नतीजे पेश किए, कमजोर 4.5% टूटा। टाटा एलेक्सी के नतीजे भी आज दिन के दौरान आए,
6% ये गिरा नतीजों के बाद। वहीं नुकसान काफी हद तक उन शेयरों में देखने को मिला जिनके नतीजे आए थे कल बाजार बंद होने के बाद। भारतीय एयरटेल बेहद मजबूत नतीजे, लेकिन ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग। एक्साइड में भी यही हाल, शानदार नतीजों के बाद प्रॉफिट बुकिंग। C8 के नंबर्स बेहद कमजोर थे, लेकिन शॉर्ट कवरिंग यहां पर आती दिखी। और आज के नतीजों को देखिए, ACC नतीजे बेहतरीन, स्टॉक मुश्किल से हरे निशान में बंद हुआ। कजारिया सिरामिक्स और स्टील स्ट्रिप्स ने भी आज ही अपने नतीजे पेश किए। शुक्रिया जी इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए। आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील को ब्रिटेन से गुड बाय करने में मुश्किलें आ रही हैं। कंपनी को अपना कारोबार बेचने में वहां की सरकार से मदद नहीं मिल रही है। टाटा स्टील के ब्रिटेन में CEO बिमलेंद्र झा ने यूके संसदीय समिति के सामने ये बात कही। उन्होंने कहा, पेंशन को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी है। टाटा स्टील पहले ही कह चुकी है कि कंपनी इतना ज्यादा पेंशन नहीं दे सकती और सरकार को मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। There are stage gate timelines. What's not there is the ultimate timeline. However, I have expressed that sense of urgency and we need to do something about it. Because otherwise, there is only one set of people in this room who pays the bill, and which is us. We have to remove uncertainty for our customers, for our employees, for our suppliers, for our shareholders. And therefore, being accused of accelerating the time frame, I think is misplaced. आगे बढ़ते हैं। आरबीआई वेबसाइट के जरिए कर्ज का लेन देन करने वाली P2P लेंडिंग को रेगुलेशन के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। आरबीआई ने रेगुलेशन पर डिस्कशन के लिए पेपर जारी किया है और लोगों से 31 मई तक इस पर राय देने के लिए कहा है। इस मामले में और जानकारी के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं CNBC आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, ये बताएं कि आखिर P2P लेंडिंग होती क्या है और ये वेबसाइट के जरिए किस तरह से काम करती है? देखिए, P2P लेंडिंग भी जो आजकल ऑनलाइन सारी चीजें होती जा रही हैं या ऐप जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरफ एक नया ट्रेंड है हम कह सकते हैं। तो आप एक वेबसाइट के जरिए बैंक्स को डिसइंटरमीडिएट कर सकते हैं। यानी आज आप बैंक में डिपॉजिट देते हैं और बैंक उससे किसी को लोन देता है, लेकिन अगर आपको कर्ज लेना हो और मेरे पास पैसे हो और हम एक वेबसाइट पे इस तरह से रजिस्टर करें और मैं आपको डायरेक्ट पैसे दे दूं तो बैंक की जरूरत नहीं। ये P2P लेंडिंग है। अब इसके लिए अभी अगर आप देखें, पूरी दुनिया में पिछले साल करीब 4.5 अरब पाउंड का कारोबार हुआ है, तो बहुत ज्यादा नहीं है उस लिहाज से, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। और हमारे देश में भी इस बार आरबीआई प्रोएक्टिव होकर के ज्यादा तेजी हो उसके पहले ही कदम उठाना चाहती है। अब ये काम करने का जो तरीका है, जो इस रेगुलेशन में ड्राफ्ट गाइडलाइंस में बताया गया है और इस पर अभी आरबीआई ने लोगों की राय मांगी है। आरबीआई का ये जो फ्रेमवर्क आरबीआई बता रहा है, उसके मुताबिक जो वेबसाइट है जिसको हम प्लेटफॉर्म कहेंगे, वो प्लेटफॉर्म दरअसल बोरोवर और लेंडर दोनों को रजिस्टर करेगा, उनकी थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करेगा। केवाईसी रेगुलेशन का भी सवाल उठेगा, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि दोनों ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में होंगे, यानी बोरोवर और लेंडर के, तो दोनों बैंक केवाईसी कर लेंगे, इसलिए इस प्लेटफॉर्म को केवाईसी नहीं करना पड़ेगा। शुक्रिया प्रदीप इन तमाम डिटेल्स के लिए। और यहां पे फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ठाणे से पकड़े गए ड्रग्स का क्या है बॉलीवुड और पॉलिटिक्स से कनेक्शन, बताएंगे पूरी कहानी आपको ब्रेक के बाद। भूमाता ब्रिगेड का हाजी अली कुछ कामयाब नहीं हो पाया। आज भूमाता ब्रिगेड की महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दरगाह के बाहर ही रोक दिया और दरगाह के बाहर ब्रिगेड की सदस्यों ने प्रदर्शन किया। ब्रिगेड की महिलाएं दरगाह में जाकर दुआ मांगना चाहती थी और तृप्ति देसाई ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से दरगाह तक जाना चाहती हैं, लेकिन दरगाह पर टकराव शुरू हो गया। तृप्ति देसाई ने इसे हक की लड़ाई बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी महिलाओं को उनका हक दिलाने में मदद नहीं कर रही है। हमारी जो महिलाएं हैं उनके यहाँ तक लाठी या कोई छुरा वगैरह लेके लोग आए थे, तो ऐसा कहीं गलत नहीं होना चाहिए। ये कभी आंदोलन का बिल्कुल जो है वो संदेश हमारा नहीं था। महिलाओं को अधिकार मिले, संविधान ने दिया हुआ अधिकार मिले। सरकार जो है, सरकार हमारे साथ थी, सरकार ने भी एफिडेविट जो दिया है कोर्ट में वो महिलाओं के साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं सीएम जी ने आज जानबूझ के महिलाओं के जो बाजू से एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो हम सीएम जी का भी निषेध करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। आज भी राज्यसभा में ऑगस्ट हेलीकॉप्टर डील मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। सदन में जैसे ही बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बोलने के लिए खड़े हुए, कांग्रेस सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई और इस बीच रक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच तेज करने के लिए कहा है ताकि कांग्रेस को बेनकाब किया जा सके। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। जल्द ही ईडी इस मामले में उनसे पूछताछ कर सकती है। सोनिया गांधी के इस बयान पर कि वो किसी से नहीं डरती, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी किसी से नहीं डरती, इसीलिए यूपीए सरकार में इतने घोटाले हुए। कल मैंने कांग्रेस अध्यक्षा का बयान देखा। उन्होंने बताया कि वो किसी से डरती नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले सभी नेता, हम तो संविधान से भी डरते हैं, हम नियमों से भी डरते हैं और लोकलाज से भी डरते हैं। और आपने सही फरमाया है कि आप किसी से डरती नहीं हैं और इसीलिए इस तरह के मामले बाहर आते हैं। बॉलीवुड के बीते जमाने की हीरोइन ममता कुलकर्णी का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। मुंबई के ठाणे इलाके में पकड़े गए 20 टन ड्रग्स के मामले में खुलासा हुआ है कि वो अपने पति के साथ मिलकर ड्रग्स तस्करी करती थी। पुलिस को शक है कि इसमें अंडरवर्ल्ड नेताओं के करीबी और सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। एक ही दिन एक ही जगह से ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप कम ही पकड़ी जाती है। जाहिर है कोई बड़ा रैकेट होगा। सोलापुर से बरामद 2000 करोड़ की ड्रग्स के बारे में अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस रैकेट से एक जमाने की बॉलीवुड सुंदरी ममता कुलकर्णी के पति विक्की गोस्वामी का नाम जुड़ रहा है। विक्की को इंटरनेशनल ड्रग्स डॉन के तौर पे जाना जाता है। ड्रग्स स्मगलिंग के मामले में विक्की का नाम नया नहीं है। 1997 में विक्की को दुबई में ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसे 2012 में रिहाई मिली। इसके बाद वो ममता कुलकर्णी के साथ केन्या की राजधानी नैरोबी में रहने लगा। विक्की अमेरिका समेत 6 देशों में वांटेड है। ऐसा सामने आ रहा है कि जो बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग्स स्मगलर है विक्की गोस्वामी, ये लोग उससे संपर्क में थे। उससे जाके इन्होंने मीटिंग की थी, उसको कुछ ड्रग भी सप्लाई की गई थी और शायद उससे कुछ पेमेंट भी रिसीव हुआ था। इसके बारे में हमारा आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसके बारे में एविडेंस गैदर की जा रही है। कहानी कुछ यूं है कि 12 अप्रैल को ठाणे पुलिस ने एक नाइजीरियन तस्कर को गिरफ्तार किया। इसी की निशानदेही पर सोलापुर में रेड पड़ी और दवा बनाने वाली एक कंपनी से 18 टन ड्रग्स बरामद हुई। कंपनी के 2 बड़े अफसर अब सलाखों के पीछे हैं। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि साल 2013 से नशे के सौदागर कई बार दक्षिण अफ्रीका जा चुके हैं। कंपनी तो दवाई बनाने की थी, लेकिन धंधा ड्रग्स का था। यही नहीं, कंपनी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल्स के साथ भी जुड़ी हुई थी। पुलिस के मुताबिक दवा के नाम पर जहर बनाने वाली इस कंपनी ने अब तक करीब 20 टन ड्रग्स की सप्लाई केन्या को की है। असल में ये मामला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा हमें यहीं से मिल जाता है कि अब अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट अधिकारी ठाणे पुलिस के साथ मिलकर डटकर इस केस की कार्रवाई करेगी। राधिका कुमार, मुंबई। हम आगे बढ़ते हैं। देश के 7वें और अंतिम नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1G को इसरो ने अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है। इस नेविगेशन सिस्टम के साथ भारत उन चंद देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिनके पास अपने नेविगेशन सिस्टम है। इस सिस्टम के साथ भारत कितना मजबूत हो गया है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शहरों की जानकारी लेनी हो या कोई एड्रेस पता करना हो, आप तुरंत स्मार्टफोन निकालते हैं और नेविगेशन मोड में जाकर झट से पता कर लेते हैं कि कौन सी चीज कहां है। कभी कभी तो आप ऑटो या अपनी कार में बैठकर नेविगेशन ऑन कर लेते हैं और सिर्फ इसी की मदद से बिना किसी से पूछे सही जगह पर पहुंच जाते हैं। है ना कितनी फायदेमंद तकनीक। जी हाँ, इसी तकनीक में भारत अब और मजबूत हो गया है। भारत ने अपना खुद का नेविगेशन प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है और ये आखिरी नेविगेशन सैटेलाइट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। हमारे रास्ते हम तय करेंगे, कैसे जाना, कहां जाना, कैसे पहुंचना, ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। दरअसल भारत का इंडियन नेविगेशन प्रोजेक्ट है।
इसका पूरा नाम इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इस तकनीक से भारत की नेविगेशन तकनीक बेहद मजबूत हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 7 सैटेलाइट भेजे जाने थे और 7वां सैटेलाइट लॉन्च करते ही ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया। भारत ने अपना 7वां सैटेलाइट लॉन्च किया है। 7 सैटेलाइट एक के बाद एक सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए और इस सिद्धि के कारण आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में गर्व के साथ खड़ा हो गया। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 7 नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किए गए हैं। पहला सैटेलाइट जुलाई 2013, दूसरा अप्रैल 2014, तीसरा अक्टूबर 2014, चौथा मार्च 2015, 5वां जनवरी 2016, 6ठा मार्च 2016 और 7वां 28 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग से पहले नेविगेशन तकनीक के लिए भारत पहले अमेरिका पर निर्भर था। यहां तक कि यूएस, यूरोपियन यूनियन और चीन के भी अपने नेविगेशन सिस्टम हैं। लेकिन अब भारत भी उन महाशक्तियों में शामिल हो गया है जिसके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। दरअसल नेविगेशन सैटेलाइट के जरिए डाटा भेजा जाता है, इसे किसी स्मार्टफोन से भी पढ़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, ये सिस्टम नेवी और कोस्ट गार्ड का भी बड़ा मददगार होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मेक इन इंडिया की दिशा में बड़ा कदम बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको रेलवे की ई टिकट बुकिंग पर सरचार्ज नहीं देना होगा। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगले 1 हफ्ते के भीतर रेलवे मंत्रालय ये फैसला ले सकता है। बाकी मंत्रालय भी अपने यहां कुछ ऐसी ही छूट देने वाले हैं। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रज्ञा सिंह अब जुड़ रही है। प्रज्ञा, ये समझाएं कि ऑनलाइन रेल टिकट कितना आखिर सस्ता होगा और इस फैसले के पीछे आखिर वजह क्या है? 1 हफ्ते के अंदर अगर आप ऑनलाइन रेल का टिकट बुक करते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जब भी आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको उसके ऊपर एक सरचार्ज पे करना होता है। जैसे अगर आप irctc.com या फिर किसी पोर्टल से जाकर ई टिकट बुक करते हैं तो आपको स्लीपर क्लास के लिए 20 रुपए और एसी क्लास के लिए आपको 40 रुपए सरचार्ज देना होता है। हालांकि अब आपको ये सरचार्ज नहीं देना होगा। आप टिकट विंडो पर जितना पेमेंट करते हैं आपको उतना ही पेमेंट करना होगा। 4 अप्रैल को वित्त मंत्रालय की एक बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में ही ये फैसला निकल कर आया है। वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय को ये आदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा नॉन कैश ट्रांजैक्शंस पर फोकस किया जाए। सिर्फ रेल मंत्रालय ही नहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय, विमानन मंत्रालय को भी ये निर्देश दिया गया है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस या फिर डिजिटल पेमेंट के जो मोड है उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो ऐसे में ऑनलाइन पेमेंट जो लोग भी करते हैं उनके लिए ये काफी फायदे का सौदा हो सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया प्रज्ञा। लंदन स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम में पीएम मोदी का पुतला लगा दिया गया है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं लंदन स्थित हमारे संवाददाता संजय सूरी। तो प्रधानमंत्री के जुड़वे भाई ने यहां मैडम तुसाड्स में अपना स्थान ले लिया है। विश्व स्टेज पर अन्य दुनिया के नेताओं के साथ वो यहां मौजूद हैं, जैसे कि होना चाहिए। लेकिन संभव है कि उनसे ज्यादा लोकप्रिय रहे, क्योंकि पिछली दफा जब मोदी जी वेम्बली स्टेडियम आए तो 60,000 लोग आए उनको देखने, उनको सुनने के लिए। और 60,000 ही अगर यहाँ आ जाए तो 10-15 करोड़ रुपए तो आमदनी यहाँ तुसाड्स में हो जाती है। तो इनकी लोकप्रियता लाभदायक रहेगी मैडम तुसाड्स संग्रहालय के लिए। लंदन में संजय सूरी। प्रधानमंत्री मोदी की मोम की प्रतिमा को लेकर मैडम तुसाद प्रशासन भी खासा उत्साहित नजर आया। I'm really proud of our new wax figure of Narendra Modi, the Indian Prime Minister. It's such a huge delight to welcome him here to Madame Tussauds London. और इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।